हमारा सेकंड चैप्टर है। मैंने इसका है इंट्रोडक्शन टू डिमांड, डिमांड एनालिसिस, राइट? Demand is the total amount of goods or services which people want to buy for a set price. The demand for an item indicate how much it is needed or wanted. Demand is the amount of goods people want to buy at a given price. Price go up when supply is less and demand is more. ठीक है? डिमांड क्या होती है कि एक कमोडिटी या ग्रुप ऑफ पीपल किसी जो भी उनकी मांग रहती है, ठीक है, तो एक सेट प्राइस पे अगर वो उसको खरीदना चाहते हैं तो वो उनकी डिमांड है। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस नीचे जाता है तो डिमांड उसकी ज्यादा होती है, राइट? किसी चीज की सप्लाई कम, जैसे कि अभी बीच में क्या हुआ था कि प्याज की शॉर्टेज हो गई थी, तो प्याज की डिमांड बढ़ गई थी और प्याज के रेट भी बढ़ गए थे, राइट? टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होती है? इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। एक इंडिविजुअल मार्केट से क्या डिमांड करता है और एक कमोडिटी मतलब एक पूरी कम्युनिटी मिलकर मार्केट से क्या डिमांड करती है, वो इसमें हम देखते हैं। डिमांड फॉर एन फर्म प्रोडक्ट और इंडस्ट्री प्रोडक्ट, किसी एक पर्टिकुलर फर्म का प्रोडक्ट या किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, या आप जो भी कॉस्मेटिक वगैरह यूज करते हो या आप घर में जो भी किराना वगैरह लाते हो, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी एक प्रॉपर कंपनी का आप लेके आते होगे, तो वो उस चीज को हम देखते हैं इसमें। ठीक है, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स ऐसे हो गए कि जैसे हमने मोबाइल खरीद लिया, टीवी वगैरह हो गई, या हमारे घर में हमने फर्नीचर वगैरह लिया है, तो ड्यूरेबल होता है, जो लंबे टाइम के लिए टिकता है उसको हम ड्यूरेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब खाने पीने की चीजें हम लेके आ गए, जो अभी है कल खत्म हो जाएगा। मोबाइल में हमने रिचार्ज कराया, वो कल खत्म हो जाएगा। पेट्रोल लगाया, वो भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा, तो वो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो गए। ऑटोनॉमस एंड ड्यूरेबल डिमांड। ऑटोनॉमस प्रोडक्ट में उन चीज़ों को कवर करते हैं जैसे कि जिन चीज़ों को किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, तो हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदा, डायरेक्ट उसको खोला और पिया, तो उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक ऑटोनॉमस प्रोडक्ट है। ड्यूरेबल डिमांड क्या हो गई है कि जैसे पेट्रोल एक ड्यूरेबल डिमांड है जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, और जैसे कि हमारा टूथपेस्ट हो गया जो हम डेली यूज करते हैं, वो भी एक ड्यूरेबल डिमांड है। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? मोबाइल रिचार्ज हो गया, इंटरनेट हो गया, वो भी एक ड्यूरेबल डिमांड। ठीक है, इसी डिमांड हमेशा बनी रहेगी। ऑटोनोमस मतलब ऐसी डिमांड जिसको किसी दूसरी चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़े, जो दूसरी चीज पर डिपेंड ना हो, ऐसी डिमांड। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई अगर पूछना चाहे तो अभी पूछ सकता है। मतलब इसका मतलब ये होता है ना, जिसकी मतलब जो डेली डिमांड रहती है, जैसे अभी मोबाइल रिचार्ज का बताया ड्यूरेबल, वही होगा ना अभी जो बताए ऑटोनोमस। हेलो। ऑटोनॉमस अलग है, ड्यूरेबल डिमांड अलग है। ऑटोनॉमस ऐसी चीज तो ये दोनों जिसकी में दूसरी डिफरेंस चीज क्या की है? जरूरत ना हो। दोनों में ये डिफरेंस है कि ऑटोनॉमस एक ऐसी चीज होती है जिस किसी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। जब जैसे कि आपने मोबाइल खरीदे हो तो आपको रिचार्ज भी कराना पड़ेगा, ठीक है, तो वो एक दूसरी डिमांड पे भी निर्भर है। सिर्फ मोबाइल खरीदने से आपका काम नहीं होगा, है ना? तो वो ऑटोनॉमस नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका जो रिचार्ज है वो एक ड्यूरेबल डिमांड है, क्योंकि रिचार्ज खत्म होने के बाद आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। समझ आया? हाँ, आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चले। हेलो। हाँ हाँ, यस यस यस। ओके, concept of utility. On satisfying of a commodity is utility. ठीक है, किसी एक जैसे मैं अगर मुझे कोई चीज सेटिस्फाई करती है तो वो एक यूटिलिटी है। यूटिलिटी इज अ टर्म इन इकोनॉमिक that refer to the total satisfaction received by consuming a good or services. किसी गुड्स या सर्विसेज को यूज करने के बाद जो भी हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यूटिलिटी होता है। यूटिलिटी दो टाइप के होते हैं, एक टोटल यूटिलिटी होता है और एक मार्जिनल यूटिलिटी होता है। Total utility is an aggregate amount of satisfaction or a fulfillment of a consumer received through
consumption of a specific goods or services. Total utility is often compared to the marginal utility, which is the satisfaction a consumer receive from consuming a one additional unit of goods or services. अब क्या होता है ना कि जैसे कि मैं एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया, 2 ग्लास पिया, 3 ग्लास पिया, ठीक है, तो 3 ग्लास मिला के जितना भी सेटिस्फेक्शन मेरे को मिलेगा वो है टोटल यूटिलिटी। Marginal utility is the added satisfaction a consumer get from having one more utility to a good or services. The concept of marginal utility is used by economics to determine how much of an item consumer are willing to purchase. इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया हूं ना, तो मुझे उस एक ग्लास से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। हु इज डूइंग दिस? हेलो? हाँ सर, क्या लॉ हो ऑफ गया? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? या लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट that all else equal and consumption increases, the marginal utility derived from each additional unit declines. Unit is an economic term used to represent satisfaction or happiness. क्या होता है कि देखो यहाँ टेबल में हम समझते हैं, जैसे कि मैंने एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया है, ठीक है, और ये हमारा टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पे मुझे 50 सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उस पर्टिकुलर ग्लास पे दूसरी ग्लास से मुझे 30 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। हमारा टोटल यूटिलिटी फर्स्ट ग्लास से 50 है, लेकिन हमारा टोटल यूटिलिटी अगर देखा जाए सेकंड ग्लास पे तो वो कम हो गया है, क्योंकि मुझे सेकंड ग्लास पे 30 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो हमारा 80 हो गया है। ऐसे ही देखते जाएं तो सिक्स ग्लास तक पहुंचते से 6 ग्लास पहुंचने पर मुझे माइनस में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो जब हम उसको टोटल यूटिलिटी देखेंगे तो मेरा ऑल ओवर सेटिस्फेक्शन जो रहेगा वो रहेगा 90। ओके, ये टेबल समझ में आया? हेलो? यस। ओके। हाँ। assumption ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? यूटिलिटी मस्ट बी मेजर। अगर हमको सेटिस्फेक्शन मेजर करना है तो हमको यूटिलिटी मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। एक रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, कंज्यूमर ऐसा जो कोई चीज को खरीद सके और उससे सेटिस्फाई हो सके, ठीक है। इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। उसकी जो इनकम हो वो इतनी होना चाहिए कि अगर वो कोई गुड्स खरीद रहा है तो वो उसके काबिल हो, ठीक है। इतनी इनकम उसके पास होना चाहिए उस गुड को खरीदने के लिए, तभी उसको उस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उसकी जो डिमांड है वो पूरी होगी। क्वांटिटी, क्वालिटी एंड साइज मस्ट बी कांस्टेंट। क्या होता है कि मैं अगर किसी चीज के लिए पैसे दे रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है और उसका साइज क्या है। उसके अकॉर्डिंग मैं ये तय करूंगा कि मुझे उस चीज के लिए पे करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये तीनों चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। समझ आया? हेलो? ये ग्राफ में हम देखते हैं, जैसे कि मुझे 6 क्लास में एकदम कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मुझे एकदम हाई सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और उसका एकदम अपोजिट यहाँ मिल रहा है, राइट। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनी क्वेश्चंस? यस, ये जो ग्राफ है ये किस हाँ वैल्यू जी। किस बेसिस पे दी गई है? मतलब कि 7 अप टू 7 ये किस लिए है? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस किस लिए है? देखिए, ये हाँ। हमारी ग्लासेस है, ठीक है, और ये हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है। ओके, ये एज एन एग्जांपल मैंने बनाया है। ये हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल प्रेजेंट करता है वैसे, और हमारा जो एक्स एक्सिस है वो हमारा टोटल जो हम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ओके। जैसे कि मैं एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ तो मुझे 6 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हम्म 2 ग्लास से मुझे 5, 3 पे मुझे 4 मिल रहा है और 6 ग्लास से मुझे 1 हम्म सेटिस्फेक्शन मिल रहा हम्म है। ओके, ओके, तो ये थैंक समझाने के लिए मैंने एक ग्राफ भी बनाया हुआ है और एक टेबल भी बनाया हुआ है। और किसी को कोई क्वेश्चन है?
ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ, एप्लीकेशन टू मनी। ठीक है, अगर हम कोई भी चीज खरीदना चाहते हैं और उससे हम सेटिस्फेक्शन पाना चाहते हैं तो हमको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे, राइट। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन टू मनी। ठीक है, वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। क्या होता है कि वैल्यू इन यूज, अब वाटर की जो वैल्यू है, हमने एग्जांपल यहाँ लिया है वाटर और डायमंड का, तो वैल्यू इन यूज देखा जाए तो डायमंड हमारे लिए एक यूजलेस प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो कम है, राइट। एनालिसिस प्राइस फॉल, हम इसमें प्राइस फॉल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बहुत सारी चीजें मेजर करते हैं, तो हम ये भी इसमें मेजर करते हैं नेशनल इनकम, राइट। हेलो, हाँ सर, हेलो, कंटिन्यू। हाँ, ओके। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अब इसके लिमिटेशंस क्या है। सुटेबल यूनिट, एक ऐसी यूनिट जिसको कंज्यूम करने से आपको सेटिस्फेक्शन ही मिलता है और वो माइनस में नहीं जाएगा। जैसे कि अगर देखा जाए अभी पबजी बहुत ट्रेंड में था और लोग उसको बहुत खेल रहे थे और लोग उसको कंटिन्यूअसली खेलते रहते थे, तो वो उससे बोर नहीं होते थे, राइट। तो उससे उनको सेटिस्फेक्शन ही मिलता था। अब देखा जाए टाइम गैप, मैंने सुबह नाश्ता किया है और उसके बाद मैं लंच किया, ठीक है, एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के बाद, उसके बाद मैंने डिनर किया, तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो हमेशा अप ही रहेगा। मान लो कि अगर मुझे 100 सेटिस्फेक्शन सुबह एकदम लंच पे मिला है, तो उतना ही सेटिस्फेक्शन मुझे डिनर पे भी मिलेगा, वो कम नहीं होगा, ठीक है। एसेंटिक पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसको किसी चीज की लत हो, ठीक है, जैसे कि वो अल्कोहल एडिक्ट हो या चेन स्मोकर हो, तो वो कितनी भी सिगरेट पी ले या कितना भी अल्कोहल कंज्यूम कर ले, उसको सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, ठीक है। चौथा होता है हमारा प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को यूज करने पर हमें सेटिस्फेक्शन ही मिलता है। अगर मुझे एक बार लैम्बोर्गिनी चलाने में जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे उससे दूसरी बार, तीसरी बार, और मैं उसको जितना अनलिमिटेड टाइम्स भी अगर चलाऊंगा तो मुझे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो एक लग्जरी प्रोडक्ट है। ओके, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। किसी को कोई सवाल कुछ करना है कि हम आगे बढ़े। आगे बढ़ो। डिमांड, द कंज्यूमर्स डिजायर टू परचेज द गुड and services and willingness to pay a price for a specific good or services is called demand. डिमांड क्या होती है, किसी एक कंज्यूमर की डिजायर, ठीक है, उस गुड को खरीदने की इच्छा, उसके लिए पैसे देने की इच्छा, ठीक है, वो या गुड्स या सर्विसेज के लिए, वो होती है डिमांड। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, हम नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड है डिजायर ऑफ अ कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी की डिजायर है, उसके लिए पे करने की औकात उसकी जो है, वो उसके लिए पे कर सकता है। एबिलिटी टू बाय, ठीक है, उसकी क्षमता है उसको खरीदने की, उसके पास इतनी इनकम है कि वो एक चीज को खरीद सकता है, ठीक है। तीसरा होता है विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस, उसकी इच्छा है उस चीज को खरीदने की, तो ये उसका एक एलिमेंट है, ठीक है। एट अ गिवन प्राइस, अब वो जितने भी एमआरपी पे है या फिर कोई बंदा जिस चीज को अगर बेच रहा है अपने रेट में और सामने वाला बंदा उसको खरीदना चाहता है एट अ गिवन प्राइस, तो ये भी उसका एक एलिमेंट है, ठीक है। इन अ गिवन टाइम, एक प्रॉपर टाइम पे, ठीक है। अब ऐसा, इसका एक एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि किसी एक पर्सन है, उसको डॉक्टर के यहाँ मतलब इमिडिएटली जाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम उसमें मोल भाव नहीं कर सकते, उसके लिए कोई सवाल खड़े नहीं कर सकते, वो हमारी एक नीड है, हमको उसको तुरंत पूरी करना पड़ेगा इन अ गिवन टाइम, ठीक है। समझ आया। एलिमेंट्स समझ आया आपको।
कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है मेरे अलावा। आया नहीं आया समझ में, कुछ तो बोलो। पूनम दीदी, किसी को समझ में आया नहीं आया, हाँ या नहीं भी नहीं बोल। Okay, law of demand. Law of demand is a fundamental principle of economics that state that the higher price consumer will demand a low quantity of a good. क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी या उसको हम लो क्वांटिटी में खरीदेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर चावल महंगा हो गया तो हम चावल खाना छोड़ नहीं देंगे, उसको हम कम क्वांटिटी में खरीदेंगे या फिर उसका एक सब्स्टिट्यूट खरीदेंगे। मार्केट में बहुत सारे प्राइजेस में चावल अवेलेबल है। एक 35 रुपीज का चावल है और एक 70 रुपीज का चावल है जो कि बासमती है। एक हमारा, हम कह सकते हैं कि एक हमारा कनकी है जो टूटा हुआ चावल होता है, वो 35 रुपीज में हमको मिल रहा है, 35 रुपीज पर केजी में। और बासमती मिल रहा है हमको 70 रुपीज पर केजी में। तो अगर चावल के रेट बढ़ते हैं तो मैं क्या करूंगा, या तो चावल खाना कम कर दूंगा या फिर उसका एक सब्स्टिट्यूट देखूंगा। तो मैं 35 रुपीज वाला चावल कंज्यूम करूंगा या फिर कम क्वांटिटी में कंज्यूम करूंगा या फिर कंज्यूम नहीं करूंगा। राइट। Demand is derived from law of diminishing marginal utility, the fact that consumer use economic good to satisfy their most urgent need first. डिमांड जो है वो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी से आया है। ठीक है, और इसमें हम ये देखते हैं कि हमें कौन सी हमारी जो नीड है उसको पहले पूरी करनी है, बाद में हम किसी दूसरी नीड पर जाते हैं। ओके, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं हम उनको पहले पूरा करते हैं, उसके बाद अगर हमारे पास क्षमता है तो हम दूसरी चीजों पे जंप करते हैं। राइट, इसमें किसी को कोई डाउट? नो। ओके, ये है लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक मिनट, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो इसमें क्या है कि इग्नोरेंस, जैसे कि मुकेश अंबानी है अगर, ठीक है, वो एक रिच पर्सन है, अगर वो एक किराना दुकान जाते हैं और वहां जाके पूछते हैं, मतलब बोलते हैं कि मुझे चावल खरीदना है, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि चावल अगर 35 रुपए का है या 70 रुपए का है। ठीक है। दूसरा होता है वार और इमरजेंसी की सिचुएशन में, अगर मान लो कि आपकी सिटी में या कंट्री में वार चल रहा है या इमरजेंसी लगी हुई है, तो आप उस समय पे नहीं करोगे, आपको जो भी जैसा भी मिलेगा आपको वैसा रखना पड़ेगा। राइट। नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फूड, वाटर और इंटरनेट, अगर ये तीनों चीजें महंगी हो गई, ठीक है, या इनके अलावा कोई दूसरा एग्जांपल भी हम अगर देखते हैं, तो अगर ये चीजें महंगी हो गई हैं तो हमें ये करना पड़ेगा, हम हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें जैसे भी करके इनको खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है। लग्जरी आइटम में डायमंड, एप्पल, मतलब एप्पल मतलब आईफोन और गोल्ड, ये लग्जरी आइटम है। या फिर लैम्बोर्गिनी हो गई, मर्सिडीज हो गई, रोल्स रॉयल्स हो गई। ठीक है, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये काम नहीं करता है। ठीक है, उसमें हम ये चीजें ही इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये लग्जरी है, इनका रेट कितना भी हाई चला जाए हम ये खरीदेंगे इसलिए क्योंकि ये लग्जरी आइटम है। हैबिचुअल गुड्स, अल्कोहल, एक ऐसा पर्सन जो अल्कोहल कंज्यूम करता हो, तो उसके लिए ये मायने नहीं रखेगा कि वो आज 400 रुपए की बोतल मिल रही है, कल 500 600 रुपए की, 1000 रुपए की मिले। अगर वो अल्कोहल एडिक्ट है तो वो उसको कितने भी रेट में खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? हेलो। हाँ ओके, सर। डिमांड कर्व। अब हम डिमांड कर्व देखते हैं कि डिमांड कर्व क्या होता है। प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर, ये हमारे पास प्राइस ऑफ मिल्क पर लीटर दिए हुए हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इन मार्केट, जब हम हमको 10 रुपए पर लीटर का मिल रहा था तो 500 उसकी डिमांड थी। जब 15 रुपीज में मिल रहा था तो 300 डिमांड थी, और जब ₹25 में मिल रहा था तो लोग 50% ही उसकी डिमांड कर रहे थे। ठीक है, ये उसका ग्राफ है और ये डिमांड कर्व है।
ओके, यहाँ पे देख सकते हो जब प्राइस 10 था तो हमारी डिमांड 500 थी, और जब हमारा रेट 25 था तब हमारी डिमांड 50 थी। ओके, ये होता है हमारा डिमांड कर्व। इसमें किसी को कोई डाउट है? डू एनीवन हैव डाउट? इसमें ये दिखा रहा है ना, मतलब इसमें ये बता रहा है ना कि जब मेरे को फिर भी समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बता दो क्या बताना चाह रहा है ग्राफ, नहीं समझ में। देखो, जब हमारा मिल्क पर लीटर हमको 10 रुपीज पर लीटर में अगर हमको मिल्क मिल रहा था, जब 10 रुपीज पर लीटर में हमको मिल्क मिल रहा था, तो हमारी डिमांड जो थी मार्केट में वो 500 थी उस मिल्क प्रोडक्ट की। ठीक है, और जब वो हमको 25 रुपीज में मिल रहा था तो उसकी डिमांड 50 थी। जब हमको 25 रुपीज में मिल रहा है तो उसकी डिमांड 50 थी। आप समझ में आया? अच्छा, मतलब जब उसकी कॉस्ट कम थी तो डिमांड ज्यादा थी, और कॉस्ट ज्यादा हो गई तो डिमांड कम हो गई, यही है ना? यस। हाँ ठीक है। अब हम इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन डिमांड इंक्रीजेस द कर्व शिफ्ट आउट एंड द डिमांड विल बी हाई फॉर द सेम प्राइस लेवल। अब हमारे पास क्या है कि जो हमारा प्राइस है वो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन उसके बेसिस पे भी हम देखेंगे कि डिमांड कैसे कम होती है और ज्यादा होती है। ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सुबह का मार्केट है सब्जी का, और एक शाम का वही मार्केट शाम को। ठीक है, सुबह के टाइम पे ना भीड़ कम थी और प्राइस सब्जी का वही था 20 रुपए। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारी मार्केट में क्योंकि भीड़ कम थी तो डिमांड कम थी, लेकिन जैसे शाम का टाइम आया और मार्केट में भीड़ ज्यादा हुई तो जो डिमांड है वो 50 हो गई, और हमारा जो ग्राफ है वो शिफ्ट होके आउट चला गया। ठीक है, राइट साइड की तरफ वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये हमारी डिमांड 1 है, ये हमारी डिमांड 2 है। जो सुबह के टाइम डिमांड थी उससे ज्यादा डिमांड है अब शाम को। अब क्या हुआ है यहाँ पे कि वापस अभी शाम का टाइम चल रहा है और डिमांड चल रही है 150। ये हमारी 150 डिमांड चल रही है, ये बाहर वाली लाइन है जो 150 डिमांड चल रही है। और वापस अगला दिन लग गया और सुबह के टाइम पे वही प्राइस पे हमें डिमांड देखने मिल रही है 100। तो डिमांड कर्व जो है वो हमारा अंदर शिफ्ट हो गया। व्हेन डिमांड decreases the curve shift in and the demand will be less in the same price level। मतलब हमारे प्राइस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड हमारी फ्लक्चुएट हो रही है। ओके, जब हमारी डिमांड ज्यादा मतलब डिमांड ज्यादा होगी तो हमारा कर्व जो है वो बाहर शिफ्ट करेगा राइट साइड की तरफ, और जब हमारी डिमांड कम होगी तो हमारा जो कर्व है डिमांड कर्व वो अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ। ओके, हेलो। ओके सर। रीजन फॉर शिफ्ट एंड डिमांड कर्व किन कारणों की वजह से शिफ्ट होता है? चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। किसी गुड्स के चेंज मतलब क्या होता है, किसी गुड के प्राइस में चेंज होने पर डिमांड कर्व शिफ्ट करता है। ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ऐसे गुड्स जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री यूज करते हैं उनके प्राइस में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको कम यूज करेंगे, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको ज्यादा यूज करेंगे। चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। किसी एक कंज्यूमर की इनकम, जैसे कि मेरी इनकम मान लीजिए आज 30,000 है, और मैं अगर चावल खाता हूँ तो मैं 35 रुपीज वाला चावल खाता हूँ, लेकिन अगर मान लो मेरी इनकम जो है वो 70,000 हो जाए तो मैं बासमती राइस प्रेफर करूंगा जो कि 70 रुपीज या 75 रुपीज पर केजी अभी चल रहा है। ठीक है, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। मैं माउंटेन ड्यू पीना पसंद करता हूँ। मैं एक महीने से माउंटेन ड्यू पी रहा था और मैं माउंटेन ड्यू से ऊब गया, लेकिन मुझे क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है और मैंने सोचा कि चलो दूसरी कोल्ड ड्रिंक ट्राई करके देखते हैं, तो मैंने कोक ट्राई किया और मुझे कोक का टेस्ट ज़्यादा बेटर लगा
रोज रोज माउंटेन ड्यू पीने से, तो अब मैं कोक पीता हूँ, तो क्या होगा कि कोक का जो डिमांड कर्व है वो बाहर की तरफ शिफ्ट करेगा, और जो माउंटेन ड्यू का डिमांड कर्व था वो पहले से अंदर की तरफ शिफ्ट करेगा। एक्सपेक्टेशंस फरहान, टू चेंज इन गायत्री का प्राइस। क्वेश्चन हाँ था, क्या? गायत्री का कोई क्वेश्चन है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स पूछ रही है वो। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि जैसे चाय और कॉफी है, ठीक है, तो अगर चाय के रेट बढ़ते हैं तो लोग क्या करेंगे कि कॉफी पीना ज्यादा पसंद करेंगे, तो कॉफी का जो डिमांड कर्व रहेगा वो बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और चाय का जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट साइड मतलब अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी ऐसे गुड्स जिनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है और उनके प्राइस में अगर चेंज आता है तो लोग उसका सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे, ठीक है, और उसके डिमांड कर्व में फ्लक्चुएशन आ जाएगा, राइट। एक्सेप्शंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ऐसा हम सोचते हैं कि जैसे कि प्याज के रेट अगर बढ़ने वाले हैं, मतलब 1-2 महीने में प्याज महंगी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि आज की डेट में प्याज ज्यादा खरीद के फ्यूचर के लिए स्टॉक कर लेंगे, राइट। या किसी चीज को हम ये देख के स्टॉक कर सकते हैं, मतलब स्टॉक अपने पास रख सकते हैं कि उसका रेट बढ़ने वाला है तो आज हम उसकी डिमांड ज्यादा कर लेंगे और उस अपने पास खरीद के रख लेंगे, ये सोच के कि फ्यूचर में उसके रेट बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज में इसके दो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, अगर पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड हम कम करेंगे। चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इसके भी दो साइड्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमारी इनकम ज्यादा है तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे, या फिर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हमारी इनकम कम है तो हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे, राइट, या फिर हम उस चीज को कम यूज करेंगे। चेंज इन सीजन, हम सीजन के अकॉर्डिंग हमारी डिमांड रखेंगे। जैसे कि ठंड का सीजन आ रहा है तो हम स्वेटर्स खरीदेंगे, गर्मी का सीजन आ रहा है तो हम ऐसे कपड़े खरीदेंगे जो गर्मी में पहने जाते हैं, राइट। समझ में आया? आई थिंक मीटिंग खत्म होने वाली है, तो अगर फर्स्ट मीटिंग वाला खत्म पूछो। होती है तो फिर आप इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड जो हम डायरेक्टली डिमांड करते हैं,